दोस्तों, शांति केवल मन की स्थिरता नहीं बल्कि हर समस्या का समाधान भी है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं तो अक्सर घबराहट या गुस्सा हमें सही निर्णय लेने से रोक देता है, लेकिन यदि हम शांत रहें तो हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और सही समाधान निकाल सकते हैं। इतिहास गवाह है कि महान नेता और विद्वान शांति के मार्ग पर चलकर ही बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार कर सके हैं। क्रोध और अशांति हमें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन शांति हमें सही दिशा दिखाती है। इसलिए हर समस्या का हल खोजना है तो पहले खुद को शांत रखना सीखें और इस कहानी को सुनें। किसी नगर में एक परिश्रमी और ईमानदार किसान अपने दो पुत्रों विक्रम और करण के साथ रहता था। वह अपनी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वर्षों तक उसका जीवन सुख शांति से बीतता रहा और दोनों बेटे भी साथ मिलकर खेती बाड़ी में उसका हाथ बंटाते थे। समय बीतने के साथ किसान वृद्ध हो चला। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब उसे आभास हुआ कि अब उसका अंत निकट है तो उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और भारी आवाज में कहा, बेटा विक्रम और करण, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे बाद तुम दोनों भाई आपस में प्रेम और सहयोग बनाए रखना। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन कभी एक दूसरे से अलग मत होना। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, बेटा, मैंने विपत्ति के समय के लिए कुछ अशर्फियां बचाकर रखी हैं। वे हमारे घर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे दबी हैं, लेकिन ध्यान रहे इन्हें तभी निकालना जब सच में जरूरत हो। लालच में पड़कर इसे छूना मत, क्योंकि यह धन तुम्हारे जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। दोनों बेटों ने सिर झुकाकर पिता से वादा किया कि वे उसकी बात मानेंगे। कुछ ही दिनों में किसान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। छोटे बेटे करण को पिता की मृत्यु का गहरा दुख हुआ, लेकिन बड़ा भाई विक्रम भीतर ही भीतर सिर्फ अशर्फियों के बारे में सोच रहा था। रात हुई, लेकिन विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बेचैन था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि यदि करण जाग गया तो अशर्फियों पर उसका भी हक हो जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे यह दौलत चाहिए तो मुझे अभी ही इसे निकाल लेना होगा, वरना यह मौका हाथ से निकल जाएगा। आधी रात के बाद विक्रम दबे पांव उठा और फावड़ा लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी खोदनी शुरू की और कुछ ही देर में उसे वह घड़ा मिल गया जिसमें चमचमाती अशर्फियां भरी थीं। उसे देखते ही विक्रम की आंखों में लालच चमक उठा। उसने मन ही मन कहा, अब मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पास इतना धन है कि मैं आराम से जिंदगी बिता सकता हूं। परंतु उसे डर था कि करण सुबह उठकर पूछताछ करेगा। इसलिए उसने चालाकी से अशर्फियों का घड़ा उठाया और उसे कुछ दूरी पर एक अन्य पेड़ के नीचे गाड़ दिया। फिर सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। सुबह जब करण उठा और आंगन में गया तो उसने देखा कि बरगद के नीचे की जमीन खुदी हुई थी। यह देखकर वह हक्का बक्का रह गया। घबराकर वह दौड़ता हुआ विक्रम के पास पहुंचा और उसे झकझोरते हुए बोला, भैया जल्दी उठो, कोई अनहोनी हो गई है, कोई हमारी अशर्फियां चुरा ले गया है। विक्रम ने आंखें मलते हुए सोने का नाटक किया और अनजान बनने की कोशिश की। क्या कह रहे हो करण, चलो चलकर देखते हैं। जब दोनों भाई उस स्थान पर पहुंचे तो करण की आंखों में चिंता थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, भैया हमें तुरंत राज दरबार जाकर इसकी सूचना देनी चाहिए। करण कहने लगा, भैया ठहरिए, हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, पर क्यों? करण ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि वो चोर कौन है जिसने जमीन में गड़ी हुई अशर्फियां चुराई हैं। विक्रम यह सुनकर चौंक गया और बोला, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? करण ने ठहरते हुए कहा, हां भैया, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, वो चोर और कोई नहीं बल्कि आप ही हैं। यह सुनते ही विक्रम गुस्से से तिलमिला गया। उसने कहा, करण, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं और चोरी? ये सरासर झूठ है। करण ने बिना रुके कहा, भैया हम दोनों के अलावा इस गुप्त धन के बारे में और किसी को पता नहीं था। इसका मतलब साफ है कि आपने ही इसे हथियाने की साजिश रची है। विक्रम गुस्से से तमतमाते हुए बोला, बकवास मत करो। करण, अगर तुम निर्दोष हो तो तुरंत अशर्फियां लौटा दो, नहीं तो समझ लो कि आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुखी स्वर में कहा,
अगर आपको मेरी सच्चाई पर भरोसा नहीं है तो मैं इस घर को ही नहीं बल्कि इस पूरे गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। यह कहकर करण भारी मन से घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसका दिल बार बार यही सवाल कर रहा था, बिना सच्चाई जाने भैया ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया। वह चलते चलते सोचने लगा, शायद भैया ने ही सारी अशर्फियां हथियाने के लिए यह चाल चली है, लेकिन मैं यह साबित कैसे करूं। शाम हो चुकी थी। करण अपने विचारों में उलझा हुआ जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसने एक बड़ी चट्टान देखी और उस पर बैठ गया। चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। तभी अचानक उसके कानों में किसी की धीमी धीमी आवाज आई, ये 4000 तुम्हारे और 4000 मेरे। करण चौंका और सोचने लगा, ये किसकी आवाज है? ये लोग किसका बंटवारा कर रहे हैं? सच्चाई का पता लगाने के लिए करण धीरे धीरे नीचे झुका और ध्यान से देखा। चट्टान के नीचे 3 आदमी बैठे हुए थे जो आपस में चोरी किए गए धन को बांट रहे थे। तुरंत समझ आ गया कि यही वे चोर हैं जिन्होंने अशर्फियां चुराई हैं और अब वे आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से करण का पैर फिसल गया और वह सीधे उन चोरों के बीच आकर जोर से धड़ाम से गिर पड़ा। अंधेरा गहरा था जिससे चोरों को कुछ भी ठीक से नहीं दिखा। वे बुरी तरह घबरा गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, भागो भागो, यह जरूर राजा के गुप्तचरों में से कोई होगा। अगर हम पकड़े गए तो बचना मुश्किल है। एक चोर बोला, तुम सही कह रहे हो, यह कोई जासूस या सैनिक लगता है, जल्दी यहां से निकलो। डर के मारे वे सभी अपने चोरी किए हुए धन और सामान को वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग खड़े हुए। करण ने जब चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि वहां काफी सारा धन बिखरा पड़ा था। यह देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यह धन वास्तव में चोरी का है। उसने खुद से कहा, अगर मैं यह सोना ले जाऊं तो यह भी चोरी ही मानी जाएगी। बेहतर होगा कि मैं इसे यहीं कहीं सुरक्षित गाड़ दूं ताकि जरूरत पड़ने पर वापस आ सकूं। यह सोचकर उसने जल्दी से मिट्टी खोदी और सारा धन एक पेड़ के नीचे दबा दिया। रात भर वह वहीं रुका और सुबह होते ही अपने सफर पर निकल पड़ा। दोपहर के समय जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था, तभी अचानक कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। उनके सरदार ने उसकी ओर देखते हुए गरज कर कहा, ऐ लड़के, जो कुछ भी तेरे पास है जल्दी से निकाल कर हमें दे दे, वरना तेरी जान नहीं बचेगी। करण ने निडर होकर कहा, भाइयों, मैं खुद ही एक मुश्किल हालात में हूं, मेरे पास कोई धन नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। यह सुनकर लुटेरों का सरदार शंका से भर उठा और गुस्से में चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है, इसकी अच्छे से तलाशी लो। लुटेरे तुरंत करण की तलाशी लेने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यह देखकर सरदार का गुस्सा और बढ़ गया। उसने भयानक आवाज में कहा, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आ सकता है। इसे हमारे ठिकाने पर ले चलो, देवी मां को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह सुनकर करण के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, एक तो मैं पहले से ही परेशान था, ऊपर से अब इन डाकुओं के जाल में फंस गया। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। लुटेरों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे उठाकर अपने अड्डे की ओर ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में करण ने अपने दिमाग से एक तरकीब निकाल ली। जब वे ठिकाने पर पहुंचे तो करण ने गहरी सांस लेते हुए सरदार से कहा, अगर तुम मेरी जान बख्श दो और मुझे अपने दल में शामिल कर लो तो मैं तुम्हें 8000 स्वर्ण मुद्राओं का ठिकाना बता सकता हूं। सरदार की आंखें चमक उठीं। उसने हैरानी से कहा, 8000 स्वर्ण मुद्राएं? अगर तुम सच कह रहे हो तो हम तुम्हारी शर्त मान सकते हैं। जल्दी से बताओ कि वो धन कहां है। करण ने शांत स्वर में जवाब दिया, देखो भाई, अभी रात हो रही है, इस समय वहां जाना सही नहीं होगा। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को उस जगह ले चलूंगा। लुटेरों का सरदार कुछ देर सोचता रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। करण मुस्कुराकर बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं कोई चालाकी नहीं करूंगा। सुबह होते ही मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलूंगा। सरदार ने कहा, ठीक है। अगली सुबह करण उन चोरों को उसी स्थान पर ले आया जहां उसने रात को सोने की मुद्राएं जमीन में दबा दी थीं। सरदार के आदेश पर लुटेरों ने तुरंत खुदाई शुरू कर दी और कुछ ही देर में वह चमचमाती स्वर्ण मुद्राएं उनकी आंखों के सामने थीं। यह देखकर लुटेरों की आंखों में लालच झलकने लगा।
और वे खुशी खुशी उन सिक्कों को अपनी थैलियों में भरने लगे। लेकिन कर्ण के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये मुद्राएं अब मेरे लिए सिर्फ धन नहीं, बल्कि इन लुटेरों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का जरिया बनेंगी। बस अब सही समय का इंतजार है। इस घटना के बाद कर्ण लुटेरों के दल में पूरी तरह शामिल हो गया। उसकी चतुराई और समझदारी से वह सरदार का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया था। कुछ महीनों बाद कर्ण ने एक दिन सरदार के सामने जाकर कहा, सरदार, मेरी बूढ़ी मां बहुत बीमार है। मैं 10 दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहता हूं ताकि उनसे मिल सकूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यह यात्रा करना चाहता हूं। सरदार, जो कर्ण को अपना सबसे वफादार आदमी मानने लगा था, उसकी इस बात पर संदेह नहीं कर पाया। वह मुस्कुराकर बोला, ठीक है कर्ण, तुम मेरी टोली के सबसे भरोसेमंद साथी हो। मैं तुम्हें 10 दिन की छूट देता हूं, लेकिन समय पूरा होते ही वापस लौट आना। कर्ण ने सिर झुकाकर सहमति जताई, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वह अपने गांव जाने के बजाय सीधा राजा के महल की ओर चल पड़ा। उधर राजा पहले से ही लुटेरों के आतंक से परेशान था। वह अपने महामंत्री से कह रहा था, मंत्री जी, आखिर कब तक ये डाकू हमारे राज्य में आतंक फैलाते रहेंगे? अब तक कितने ही गांव लूट लिए गए हैं, क्या कोई उपाय नहीं है? महामंत्री गंभीर स्वर में बोले, महाराज, हमने कई सैनिक भेजे, लेकिन ये लुटेरे इतने चतुर हैं कि हर बार बच निकलते हैं। मगर चिंता न करें, जल्द ही वे हमारे बंदी होंगे। तभी एक सैनिक अंदर आया और जोर से बोला, महाराज की जय हो, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। उसका कहना है कि उसे डाकू सरदार जगीरा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उसे भीतर लाओ। कुछ ही क्षणों में कर्ण दरबार में खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरा नाम कर्ण है। मैं डाकू जगीरा के गिरोह में शामिल था और अब उसके पूरे भेद आपके सामने रखना चाहता हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ नौजवान, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? कर्ण थोड़ा रुका और गंभीर स्वर में बोला, महाराज, यह एक बहुत ही संवेदनशील जानकारी है। मैं चाहता हूं कि आपसे इसे अकेले में साझा करूं। महामंत्री को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, दुष्ट, क्या तुम्हें पता नहीं कि महाराज के सामने कोई भी बात गुप्त नहीं होती? जो कहना है यही सबके सामने कहो। राजा ने हाथ उठाकर मंत्री को शांत किया और बोले, ठहरो महामंत्री जी, अगर यह युवक एकांत में बात करना चाहता है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। आप सभी कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं। महल में सन्नाटा छा गया और सभी दरबारी बाहर चले गए। अब कर्ण और राजा आमने सामने थे। कर्ण ने गहरी सांस ली और पूरी घटना राजा को विस्तार से सुना दी। कैसे वह लुटेरों के दल में शामिल हुआ, कैसे उसने उनका विश्वास जीता और कैसे वह अब उन्हें पकड़वाने के लिए एक योजना बना चुका है। कर्ण ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, अब वे मेरे जाल में फंस चुके हैं, बस आपकी मदद की जरूरत है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत बढ़िया कर्ण, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। इन भयानक लुटेरों को पकड़ने के लिए जो भी चाहिए तुम्हें मिलेगा। अब बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? कर्ण ने उत्तर दिया, महाराज, कल रात आप मुझे 300 सैनिकों के साथ भेज दें। मैं उन सबको लुटेरों के अड्डे तक ले जाऊंगा। जैसे ही वे सो जाएंगे, हम उन पर हमला कर देंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। राजा कहने लगा, शाबाश, यह योजना सफल होगी। बिल्कुल ठीक है, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी योजना बहुत ही सूझबूझ भरी है और मैं इसे पूरी तरह से समर्थन देता हूं। कल रात हमारे जांबाज सैनिक तुम्हारे साथ चलेंगे। तब तक तुम हमारे शाही मेहमान बनकर यहीं विश्राम करो। कर्ण के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वह जानता था कि अब उसके मिशन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी आ चुकी थी। जैसे ही अंधेरा घना हुआ, कर्ण अपनी योजना के अनुसार सैनिकों के साथ डाकुओं के अड्डे की ओर रवाना हो गया। जंगल के बीच बसे उस अड्डे तक पहुंचते ही सैनिकों ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी। कर्ण के इशारे पर सैनिकों ने हमला कर दिया। लुटेरे संभल पाते, इससे पहले ही सैनिकों ने उन पर पूरी ताकत से प्रहार कर दिया। कुछ ही देर में डाकुओं की टोली बिखर गई। कुछ मारे गए तो कुछ भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चारों ओर से घिरे होने के कारण वे ज्यादा दूर तक जा नहीं सके। अंततः सभी डाकू पकड़ लिए गए और उन्हें राजा के सामने पेश किया गया।
दरबार में जब डाकुओं के सरदार ने करण को राजा के बगल में खड़े देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, इसने मुझे धोखा दे दिया। जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने मेरी पूरी टोली को नष्ट कर दिया। अगले दिन राजा ने मंत्रियों और दरबारियों से विचार विमर्श किया और अपना निर्णय सुनाया। इन खूनी दरिंदों ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है, घर लूटे हैं और हमारे राज्य को तबाह करने का प्रयास किया है। इसलिए इन्हें किसी भी तरह की दया का अधिकार नहीं है। इन सभी को मृत्युदंड दिया जाएगा। 2 दिन के भीतर इन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। राजा के आदेश से पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। डाकू कांपने लगे, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद राजा करण की ओर मुड़ा और गर्व से बोला, करण, तुमने अपनी सूझबूझ और वीरता से हमारे राज्य को इन भयानक लुटेरों से मुक्त किया है। मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का सेनापति नियुक्त करता हूं। करण ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे यह सम्मान देकर मेरा हौसला और बढ़ा दिया है। मैं सदैव अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। करण का बड़ा भाई विक्रम, जो कभी अपने पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद करता था, अब बुरी स्थिति में पहुंच चुका था। शराब और जुए की लत ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। गांव में उसकी छवि इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। जब उसे कोई सहारा नहीं मिला तो उसने सोचा, यहां भूखों मरने से अच्छा है कि मैं किसी और गांव में जाकर किस्मत आजमाऊं। इसी सोच के साथ वह गांव छोड़कर दूसरे राज्य में जा पहुंचा। वही राज्य जहां अब उसका भाई करण सेनापति था। इस नए नगर में विक्रम काम की तलाश में भटकने लगा। चलते चलते वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और बोला, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से हंसते हुए कहा, भाई, तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है कि तुम कोई ईमानदार आदमी नहीं हो। तुमसे काम करवाने का मतलब है कि दुकान लुटवाना। यहां से चले जाओ। विक्रम को गहरा धक्का लगा। अब उसे यकीन हो गया कि ईमानदारी से उसे कहीं काम मिलने वाला नहीं है। तभी उसकी नजर सेठ की मेज पर रखी एक भारी थैली पर पड़ी। उसे लगा कि उसमें सोने की मुद्राएं भरी हैं। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी, उसने मन ही मन सोचा। मौका देखकर उसने झट से वह थैली उठाई और तेजी से भाग निकला। सेठ को जब तक कुछ समझ आता तब तक विक्रम दूर निकल चुका था। सेठ बस चिल्लाता रह गया, चोर, चोर पकड़ो। बाजार के कुछ लोग उसका पीछा करने लगे, लेकिन विक्रम इतनी चालाकी से भागा कि किसी के हाथ नहीं आया। उधर सेनापति करण अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा रहा था। उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से राजा बहुत प्रसन्न था। एक दिन दरबार में राजा ने करण को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, करण, तुम न केवल एक वीर योद्धा हो बल्कि एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। अगर तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार हो तो मैं खुशी खुशी अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे साथ कर दूं। करण ने कहा, राजा साहब, अगर यही आपका निर्णय है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। करण की इस स्वीकृति से राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त देखकर राजा की बेटी और करण का विवाह संपन्न कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही समय बीता था कि एक दिन महाराज ने करण को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा करण, अब मेरी उम्र 70 वर्ष की हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि राज्य की बागडोर अब तुम्हारे हाथों में सौंप दूं। करण ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपको उचित लगे महाराज। अगले ही दिन भव्य समारोह में करण का राज्य अभिषेक कर दिया गया और महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कुछ महीने शांतिपूर्वक बीत गए, लेकिन फिर एक विकट समस्या खड़ी हो गई। विक्रम, जो अब एक कुख्यात चोर बन चुका था। करण का बड़ा भाई विक्रम अब पूरे राज्य में अपनी चोरी और अपराधों के लिए कुख्यात हो चुका था। कई बार सैनिकों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह बच निकलता। विक्रम अब जंगल के एक पुराने सुनसान मंदिर में छिपकर रहता था। एक रात वह सोचने लगा, हर बार छोटी छोटी चोरी करके मैं कब तक जिंदा रहूंगा। अगर एक ही बार में इतना धन लूट लूं कि जिंदगी भर के लिए आराम से जी सकूं, तो मुझे फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके दिमाग में एक भयानक योजना आई, राजा के खजाने पर हाथ साफ करने की।
वह मन ही मन हंसते हुए बोला, अगर मैं राजमहल के खजाने को लूट लूं तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं किसी दूर देश चला जाऊंगा और वहां ऐशो आराम से अपनी बाकी जिंदगी गुजारूंगा। अगली रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, विक्रम राजमहल के पिछवाड़े से अंदर घुसने के लिए पहुंच गया। वह एक लंबी रस्सी लेकर आया था जिससे वह महल की ऊंची दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान राजा कर्ण महल की छत पर टहल रहे थे। उन्हें किसी कारणवश नींद नहीं आ रही थी और वे सोच में डूबे थे। अचानक उनकी नजर छत की दीवार से लटकती हुई एक रस्सी पर पड़ी। कर्ण तुरंत सतर्क हो गए। जैसे ही विक्रम छत पर चढ़कर ऊपर आया, कर्ण ने अपनी तलवार निकाल ली और तेज आवाज में सैनिकों को बुलाया। कुछ ही क्षणों में महल के चारों ओर सैनिक तैनात हो गए। विक्रम ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह भाग निकले, लेकिन अब चारों ओर से घिर चुका था। आखिरकार सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। दोस्तों, विक्रम को देखकर कर्ण की आंखें तब आश्चर्य से फैल गईं जब उसने उस चोर का चेहरा देखा। विक्रम भैया, तुम? कर्ण को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही व्यक्ति है जो कभी उसका बड़ा भाई था। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा ही भाई राज्य का सबसे बड़ा अपराधी बन चुका है, कर्ण ने निराशा से कहा। फिर उसने सख्त लहजे में आदेश दिया, सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो। सुबह दरबार में इसके अपराध पर निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, सैनिकों ने विक्रम को घसीटकर काल कोठरी में डाल दिया। अब वह अकेला बैठकर अपने किए पर पछताने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा, यह मेरे ही कर्मों का फल है। मेरी लालच और बुरी संगति ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। मैंने कर्ण को बचपन में धक्के देकर घर से निकाल दिया था। आज वही राज्य का राजा बन गया है और मैं, जो कभी परिवार का अभिमान था, आज एक अपराधी बनकर उसकी कैद में पड़ा हूं। उधर कर्ण को भी रात भर नींद नहीं आई। वह सोच रहा था, कल का दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे अपने ही भाई के अपराध पर न्याय करना है। यह मेरे लिए एक परीक्षा होगी। क्या मैं अपने कर्तव्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रह पाऊंगा? क्या मैं इस अग्नि परीक्षा में कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसी परीक्षा थी जिसमें मुझे अपने ही भाई को सजा देनी पड़ रही थी। काश महाराज ने मुझे यह राजपाठ न सौंपा होता तो शायद मेरा दिल इतना भारी न होता। लेकिन न्याय करना मेरा धर्म था और मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता था। अगले दिन दरबार में विक्रम को पेश किया गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन जो किया था उसकी सजा तो मिलनी ही थी। मैंने कड़े शब्दों में कहा, विक्रम, तुम्हारे द्वारा की गई चोरी और अपराधों के सारे सबूत हमारे पास हैं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? विक्रम ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैं इस अपराध के लायक नहीं हूं कि मुझे कोई दया मिले। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसी सजा दी जाए कि कोई और इंसान कभी बेईमानी करने की हिम्मत न कर सके। मेरी करनी का फल मुझे भुगतना ही होगा। कर्ण ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, तो ठीक है, तुम्हें ऐसी ही सजा दी जाएगी। सैनिकों, इसे ले जाओ और इसका एक हाथ और एक पैर काट दो, ताकि यह जीवन भर याद रखे कि बुरे कर्मों का अंजाम क्या होता है, और इसके बाद इसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। दरबार में मेरी न्यायप्रियता की जय जयकार होने लगी। प्रजा और मंत्रीगण यह देखकर प्रसन्न थे कि राजा ने न्याय के नाम पर किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे वह उसका अपना भाई ही क्यों ना हो। विक्रम को सजा देने के बाद सैनिकों ने उसे राज्य की सीमा से बाहर छोड़ दिया। वह दर्द से कराहते हुए अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी उसके सामने मैं खड़ा था। उसने आंखें उठाईं और आश्चर्य से बोला, महाराज, आप यहां क्यों आए? वह तकलीफ में था, मगर उसकी आंखों में सवाल थे। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, इस वक्त मैं राजा नहीं, सिर्फ तुम्हारा छोटा भाई कर्ण हूं। एक राजा ने अपने राज्य धर्म के अनुसार तुम्हें सजा दी, लेकिन अब एक भाई अपने कर्तव्य को निभाने के लिए यहां आया है। विक्रम ने अचरज से पूछा। मैं कुछ समझा नहीं। कर्ण ने थैले से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, भैया, मैं जानता हूं कि अब तुम अपने हाथ पैर गंवा चुके हो और किसी काम को करने में असमर्थ हो, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में तड़पते नहीं देख सकता। यह मेरी मेहनत की कमाई है। इसे लो और किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने थैले को कांपते हाथों से थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगा।
कर्ण, तुम कितने महान हो। जिसे मैंने ठुकरा दिया वह आज मेरी मदद करने आया है। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। दोस्तों, फिर वह दोनों भाई गले मिले। विदाई का यह क्षण भारी था। जाते जाते विक्रम ने कहा, मैं हर जन्म में तुम्हें ही अपना भाई चाहता हूं। विक्रम ने दूर तक उसे जाते देखा और फिर कर्ण धीरे धीरे अपने महल की ओर लौट आया। उसके बाद विक्रम को फिर कभी किसी ने इस राज्य में नहीं देखा। उधर मैंने अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते हुए अपने राजधर्म का पालन किया और अपना जीवन न्याय और कर्तव्य की राह पर व्यतीत करने लगा। दोस्तों, जीवन में सही और गलत रास्तों का चुनाव ही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। कर्ण और विक्रम दोनों एक ही परिवार से थे, लेकिन उनके चुनावों ने उनके भाग्य को अलग अलग दिशा में मोड़ दिया। विक्रम ने बुराई का रास्ता अपनाया, जिसका परिणाम उसे भोगना पड़ा, जबकि कर्ण ने ईमानदारी, निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए न केवल एक न्यायप्रिय राजा बना, बल्कि अपने भाई के प्रति प्रेम और दया का भी परिचय दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की अच्छाई और मेहनत हमेशा उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि बुरे कर्म अंततः पतन की ओर ले जाते हैं।